नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का हिंदी पेडागोजी के इस बेहतरीन सेशन में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो साथियों, यहाँ पर एक से बढ़कर एक ज़बरदस्त क्वेश्चन लेके आए हैं आप सभी के लिए। तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे और भी लोगों को हेल्प मिल सके। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न है। प्रश्न एक है कि सुलेखा कक्षा में बच्चों को विभिन्न चित्रों के माध्यम से पढ़ाती है। यह क्या है? क्रियात्मक अधिगम है, शाब्दिक अधिगम है, विचारात्मक अधिगम है, या फिर इनमें से कोई नहीं। जब सुलेखा जो है, सुलेखा नाम की अध्यापिका है जो बच्चों को विभिन्न बहुत सारे चित्रों के माध्यम से पढ़ाती है। तो आप देखते होंगे छोटे बच्चों को अगर आप पेंसिल दे दीजिए तो बच्चे आड़ी टेढ़ी रेखा बनाते हैं। वो जो आड़ी टेढ़ी रेखा बनाते हैं उनके लिए वो क्या है? चित्र है। जो चित्र भी वो शाब्दिक अधिगम के अंतर्गत आता है, क्योंकि उनका लेखांकन कौशल और चित्रांकन कौशल का विकास होता है। तो यहाँ पर आपकी बात हो जाएगी क्या? क्लियर, यहाँ पर लॉक हो जाएगा बी ऑप्शन की शाब्दिक अधिगम के अंतर्गत आता है। तो विभिन्न चित्र भी आपका शब्द बनाने के अंतर्गत आता है, क्योंकि बात की जा रही है 1 से 5 की बात की जा रही है, प्राथमिक लेवल की बात की जा रही है। क्लियर? प्रश्न नंबर 2 को देखिएगा। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अगर आप श्यामपट्ट पर लिख रहे हैं, वो चाहे आपका व्हाइट बोर्ड हो, ब्लैक बोर्ड हो, अगर आप लिख रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? आपका मतलब आप एक शिक्षक हैं। अच्छी लिखावट महत्वपूर्ण है, लेखन में स्पष्टता महत्वपूर्ण है, बड़े अक्षरों में लिखना या फिर छोटे अक्षरों में लिखना। तो बड़े अक्षरों में लिखना, छोटे अक्षरों में लिखना मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि लेखन में स्पष्टता होनी चाहिए। आप जो लिख रहे हो क्या उसको बच्चे पढ़ पा रहे हैं या फिर नहीं। आप बहुत अच्छी तरह से लिख दिए लेकिन बच्चों के समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लिखा है, वो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, तो यहाँ पर लेखन में स्पष्टता होनी चाहिए। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। जो भी लिखो शुद्ध लिखो। प्रश्न नंबर 3, हिंदी को राजभाषा कब बनाया गया? हिंदी को राजभाषा कब? हिंदी हमारी क्या है? राष्ट्रभाषा है या फिर राजभाषा है? बताइए। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है या फिर राजभाषा है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हिंदी को राजभाषा कब बनाया गया? 14 सितंबर 1950, 16 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949 या फिर 16 सितंबर। तो 16 वाला ऑप्शन आपका कट जाएगा। ए और सी में देखना है कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा माना गया या फिर 14 सितंबर 1950 को। तो आपका सी ऑप्शन लॉक होगा। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। ठीक है। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में हिंदी भाषा को शामिल किया गया है? भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में हिंदी भाषा को शामिल किया गया है? 6वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में, 5वीं अनुसूची में, फिर 10वीं अनुसूची में? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 8वीं अनुसूची में। कितनी भाषाओं के? तो 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। अनुच्छेद 343 से 351 के तहत भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत 22 भाषाओं को शामिल किया गया है आपकी राजभाषा है। प्रश्न नंबर 5 देखिएगा। छा वर्ण किसके योग से बना है? यहाँ पर आपको त्रा भी पूछा जा सकता है। त्रा वर्ण किसके योग से बना है? ज्ञान वर्ण किसके योग से बना है? और यहाँ पर बात की गई है छा वर्ण किसके योग से बना है। ठीक है, तो का प्लस शा, का प्लस चा, का प्लस छा या फिर का प्लस शा? यहाँ पर आपका क्या सही होगा? हलंत यहाँ लगना चाहिए। तो का प्लस शा हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। जब यहाँ पर त्रा का पूछा जाए तो ता प्लस रा, और ज्ञा का पूछा जाए तो जा प्लस या। प्रश्न नंबर 6, वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? तो साथियों, आपको क्लास कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है तो लाइक करिएगा एंड शेयर करिए अपने दोस्तों में, जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, जिससे और भी लोग क्लास से जुड़ते रहे और डेली क्लास आपकी आती रहे। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? 2 मालाओं को कहते हैं, वर्गों के विविध रूपों को कहते हैं,
वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं या फिर उक्त सभी को कहते हैं? तो बताइए वर्णमाला। अगर हम वर्णों को हटा दें तो आपका क्या आएगा? माला किसे कहते हैं, है ना? माला किसे कहते हैं? तो माला किसे कहते हैं? मोतियों के व्यवस्थित समूह को माला कहते हैं। ठीक है, अगर मोतियों का व्यवस्थित समूह होगा तभी तो आपका माला होगा। जब यहाँ पर बात की जा रही है वर्णमाला का, तो जहाँ पर वर्णों का व्यवस्थित समूह होगा उसी को क्या कहेंगे? उसी को वर्णमाला कहेंगे। तो यहाँ पर आपकी बात हो जाएगी, सी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वर्णों की बात करते हैं। जब व्यवस्थित नहीं रहेगा तो उसको भाई माला में कैसे कहेंगे, तो इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं फिर भी इसके बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं, उनके बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? प्रश्न कैसा पॉजिटिव पूछा गया है कि विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं, फिर भी अगर 2 विद्यार्थी हैं, 3 विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी हैं, 50 विद्यार्थी हैं तो एक ही अवतरण को पढ़ते हैं परंतु उनके भिन्न अर्थ लगाते हैं। इनका प्रमुख कारण क्या है भाई? बताइए, उनके बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है, क्या सही है? संभव नहीं है और विद्यार्थियों के उसे दोबारा पढ़ना चाहिए। क्या दोबारा पढ़ने से उनके अर्थ बदल जाएंगे? संभव है क्योंकि शिक्षक ने अवतरण को समझाया नहीं है, अगर समझाया होता शायद अर्थ न लगाते। संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। संभव नहीं है क्योंकि अधिगम का आशय अर्थ लगाना नहीं है। क्वेश्चन पूछा कैसा? निगेटिव है, ये भी क्वेश्चन पूछा पॉजिटिव है तो ये भी निगेटिव में जा रहा है, ये भी निगेटिव में। आपका पॉजिटिव में क्या जा रहा है कि संभव है अगर विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं और उनके भिन्न भिन्न अर्थ लगाते हैं तो इसका मतलब बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है। सभी बच्चे अलग होते हैं, उनकी सोच, उनके विचार अलग अलग होते हैं, इसलिए अपने तरीके से वो अपने शब्दों में अर्थ लगाते हैं। तो संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में कैसा है? एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना अपने स्वभाव में कैसा है? सीखना अपने स्वभाव में कैसा है? सक्रिय और सामाजिक है, निष्क्रिय, सरल है। तो सरल वाला आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, सरल वाला ऑप्शन आपका गलत होता है। ठीक, आपका ए ऑप्शन हो जाएगा का अधिगम जो है सक्रिय है और सामाजिक है, सक्रिय रूप से समाज में रहकर आप सीखते हैं। प्रश्न नंबर 9, भाषा की पाठ्यपुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाएं जो, भाषा की पाठ्यपुस्तक में आप कोई भी भाषा हो, हिंदी भाषा है, अंग्रेजी भाषा, भाषा की पाठ्यपुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाएं जो केवल व्याकरण नियमों का ही अभ्यास कराते हों, अत्यंत छोटे हों, सरल भाषा से युक्त हों, बच्चों के परिवेश से जुड़े हैं। हम आपको हमेशा बताते हैं अगर सरल भाषा की बात करें तो इसको आप सबसे पहले निगेटिव में ले जाइएगा, पॉजिटिव में लगाइएगा। अत्यंत छोटे हों, क्या केवल व्याकरणिक नियमों का नियम हमेशा रटने पर बल देते हैं। और यहाँ पर केवल आपका आया है तो केवल आपका टैग वर्ड के हिसाब से निगेटिव है। तो पॉजिटिव आया है कि बच्चों के परिवेश से जुड़े हों। ठीक है, ऐसे भाषा की पाठ्यपुस्तक में ऐसे पाठ हों जो बच्चों के परिवेश से जुड़े हैं। आप देखते हैं पर्यावरण अगर आप पढ़ते हैं तो बच्चों के परिवेश से जुड़े हुए वो सारी चीज़ें होती हैं उसमें, वो चाहे हिंदी हो, अंग्रेजी हो, कुछ भी हो। प्रश्न नंबर 10 देखिएगा, किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है क्या है? शब्दों के अर्थ जानना, उस भाषा की वाक्य की संरचना जानना, उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना, उस भाषा का व्याकरण जानना। बताइए क्या हुआ? अगर आपको हिंदी भाषा पर अधिकार प्राप्त करना है तो आप क्या करेंगे? हिंदी भाषा का सबसे ज़्यादा प्रयोग करेंगे, अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे, तो इस पर आपकी पकड़ क्या होगी? मजबूत होगी। जैसे आपके मैथ में सीटेट में नंबर कम आते हैं तो अगर आपको क्या करना है, मैथ की सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएंगे आप, तो मैथ में आपकी अच्छी खासी पकड़ होगी, तो उस भाषा पर आप अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा कि अधिक से अधिक प्रयोग करिए, कि कोई भी भाषा हो अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 11 को देखिएगा, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपनी ... अपने अनुभव, दुनिया की देखने का अपना दृष्टिकोण आदि। बताइए, आप लोग गए थे प्राथमिक कक्षाओं में, भाई समझ लीजिए क्लास 1 में फर्स्ट में गए थे, क्या लेकर गए थे आप?
एडमिशन के लिए गए थे, क्या लेकर गए थे? हैं ऐसा कुछ जो मैडम भी देख के खुश हो जाएं और सर भी देख के खुश हो जाएं हैं। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय जाते हैं, जैसे अपनी समस्याएं, अपनी भाषा, अपने पाठ्य पुस्तक, अपनी कमियां। तो भाई अपनी कमियां तो लेकर नहीं जाएंगे, है ना, अपनी कमियां तो लेकर नहीं जाएंगे, कमियों को सुधारा जा सकता है। पाठ्य पुस्तक क्या लेके जाएंगे? अगर एडमिशन के तो समय जा रहे हैं तो क्या पाठ्य पुस्तक? समस्याएं क्या लेके जाएंगे? बी ऑप्शन है सबसे ज़्यादा पॉजिटिव, कि बच्चा छोटा है तो अपनी वो भाषा ही लेकर जाएगा, और भाषा कैसी? उसकी स्थानीय भाषा या फिर मातृभाषा लेकर विद्यालय आएगा। अपने अनुभव लेकर आप कुछ भी उससे पूछोगे तो अपने तरीके से वो जवाब देगा। ठीक है, बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12, बहुत जल्द आप सभी की लाइव क्लास आएगी, बस थोड़ी संख्या ज़्यादा हो जाए। आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए और सपोर्ट करते रहिए, जिससे लाइव क्लास लाएं जल्दी ही। प्रश्न नंबर 12 देखिएगा, श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री का साधन नहीं है। क्वेश्चन निगेटिव पूछा गया है। श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री का साधन है, श्रव्य का मतलब जिसको हम सुनते हैं। ऐसा कौन सा विकल्प है जो सुनने लायक नहीं है? आप कह लीजिए कि सुनने जैसा कुछ नहीं है। रेडियो को क्या करते हैं हम? क्या देखते हैं क्या? बताइए, सुनते हैं भाई। रेडियो को हम सुनते हैं, पॉजिटिव है। टेलीफोन को हम सुनते हैं, पॉजिटिव है। ग्रामोफोन को सुनते हैं, पॉजिटिव है। लेकिन ये भ्रमण क्या है? भ्रमण क्या हम सुनते हैं? अगर हम कहीं फील्ड ट्रिप पे जाते हैं तो वहाँ पर हम चीज़ें देखते हैं, वो भी प्रत्यक्ष रूप से, है ना, प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं। जब प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं तो यही आपका निगेटिव है, यही आपका श्रव्य न होकर क्या हो गया? दृश्य हो गया ना, दृश्य हो गया। बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13, बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बच्चों के चिंतन, आपको क्या लगता है बच्चे चिंता नहीं करते? भाई उनको चिंता बहुत होती है कि होमवर्क मिला है, इतना नहीं कर पाएंगे। सभी चिंता करते हैं, वो बच्चे हों बड़े हों कोई भी हो, सभी को किसी न किसी चीज़ को लेकर चिंता होती है। और यहाँ पर बात की जाए कि बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में सक्रिय पूर्वक सोचते हैं और उनमें अन्वेषण छानबीन की लालसा होती है, बिल्कुल पॉजिटिव है। बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को जानने के लिए जन्मजात जिज्ञासु होते हैं, भी पॉजिटिव है। बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। आपने पढ़ा हो गया ईवीएस में कि बच्चे स्वयं के सिद्धांतों को गढ़ते हैं। बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है। और यहाँ पर बात कीजिए बच्चों के चिंतन के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है, तो निगेटिव आपका यही हो जाएगा। बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते, तो भाई स्वयं सोच सकते हैं। ठीक, यही आपका निगेटिव हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 देखिएगा, बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बच्चों के बोलना, जब बच्चा बोलना सीखता है तो उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सभी बच्चों की बोलना सीखने की गति एक समान होती है। बड़े परिवार में बच्चों की बोलना सीखने की गति तेज होती है। निर्धन परिवारों से बच्चों की बोलना सीखने की गति धीमी होती है। कहने सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीख सकते हैं। आप बताइए आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? यहाँ पर बात की जा रही है कि बच्चों के बोलना सीखने की, जब बच्चा बोलना सीखता है तो क्या निर्धन परिवार, बड़ा परिवार, ये सब मायने रखता है कि बड़े परिवारों में बच्चे जल्दी सीख जाते हैं? हाँ, एक चीज़ है, जॉइंट फैमिली, जो आजकल जो कि फैमिली देखने को नहीं मिल रही है, बहुत कम ही देखने को मिलेगी जॉइंट फैमिली की, जो संयुक्त परिवार होता है उसमें बच्चे जल्दी बोलना सीखते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो बड़ा परिवार हो है या फिर निर्धन परिवार है। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन और सी ऑप्शन कट गया। और सभी बच्चों की बोलना सीखने की गति एक समान होती है, तो सभी बच्चों की जो बोलना सीखने की गति होती है एक समान नहीं होती। कोई बच्चा जल्दी बोलना सीखता है, कोई बच्चा लेट बोलना सीखता है। अभी हमने बताया ना कि जो संयुक्त परिवार में होता है उनमें बच्चे थोड़ा जल्दी सीख जाते हैं। क्यों सीख जाते हैं? क्योंकि अंतःक्रिया का उनको अवसर मिलता है, कहने सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलता है। जितने लोग उनसे बात करते जाते रहते हैं उतनी जल्दी वो सीख जाते हैं। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि कहने सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीख जाते हैं, वही अंतःक्रिया।
प्रश्न नंबर 15 देखिएगा, गृहकार्य के बारे में कौन सा कथन सही है? गृहकार्य देना अति आवश्यक है, भाई इतना भी आवश्यक है। गृहकार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है। क्या गृहकार्य बच्चों को दिया जाता है या फिर अभिभावक को दिया जाता है? बच्चों की क्षमताओं व स्तर के अनुसार गृहकार्य देना चाहिए। गृहकार्य कक्षा में किए गए अभ्यास मात्र है। देखो मात्र आपका निगेटिव है। अगर आपने टैग वर्ड की वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको। तो यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, गृहकार्य देना सही है लेकिन आप बच्चों की क्षमता के अनुसार, उनके स्तर के अनुसार गृहकार्य दें। बच्चा फर्स्ट का है तो फर्स्ट के अनुरूप आप उसको गृहकार्य दीजिए। ऐसा ना दीजिए कि सेकंड का गृहकार्य आप बच्चों को फर्स्ट वाले को दे दिए तो क्या करेगा भाई, माता पिता ही गृहकार्य को करेगा, बच्चा तो कर नहीं पाएगा। प्रश्न नंबर 16, पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? आप देखते होंगे क्लास 1 से लेके 8 तक, क्लास 1 से लेके फर्स्ट तक बच्चों को नर्सरी में प्री जो है खूब सारे चित्र होते हैं। क्यों दिए जाते हैं? चित्रों का क्या उद्देश्य है? चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है। चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं। पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है। तो आप देखते हो जितनी छोटी क्लासें होंगी उसमें चित्र के द्वारा सबसे ज़्यादा चित्र होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि सबसे पहले तो बच्चों को देखने में अच्छा भी लगता है और चित्र के द्वारा वो समझ जाते हैं कि इसकी पूरी कहानी क्या है। आप एक समय के लिए नहीं सोच पाओगे कि ये क्या है, लेकिन बच्चे तुरंत बता देंगे कि ऐसा है सारी चीज़ें बता। तो चित्र जो होते हैं वो अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17, आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमता का आकलन नहीं होता बल्कि शिक्षक की शिक्षा प्रक्रिया के भी आकलन होते हैं। यह विचार कैसा है? पूर्णतः सही है, गलत है, निराधार है। तो देखिए, आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमता का आकलन नहीं होता। अगर आप सीटेट आप लोग जो इस चैनल से तैयारी कर रहे हैं प्लेटफॉर्म से, अगर उनका सीटेट नहीं निकलता तो सिर्फ आपका ही आकलन नहीं होता कि आपने नहीं पढ़ा, हमारा भी आकलन होगा कि मैंने इस चीज़ को ऐसा आया और इस चीज़ को मैंने नहीं कवर करा पाया। ठीक है, तो सिर्फ बच्चों का ही आकलन नहीं होता, शिक्षक का भी आकलन होता है। अगर पूरी साल बच्चा पढ़ता है और एनुअल एग्जाम में उसके अच्छे नंबर नहीं आता, इसका मतलब शिक्षक की गलती है, शिक्षक ने नहीं बच्चों को पढ़ाया। ठीक है, तो यहाँ पर पूर्णतः सही है, ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा शिक्षण निगेटिव प्रश्न पूछा गया, निगेटिव आंसर लॉक करिएगा। भाषा शिक्षण में सर्वप्रथम मौखिक कार्य को प्रधानता दी जाती है। स्वाभाविक क्रम में शिक्षण से छात्रों से आशातीत प्रगति होती है। भाषा शिक्षण के सब बच्चों को अधिक से अधिक सक्रिय नहीं रखना चाहिए। शिक्षण कार्य विभिन्न शिक्षण सूत्रों के आधार पर होता है। तो सारी चीज़ें पॉजिटिव है, क्वेश्चन नेगेटिव पूछा है तो सी ऑप्शन हो जाएगा कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में बच्चों को अधिक सक्रिय नहीं रखना चाहिए। भाई क्यों नहीं रखना चाहिए? बच्चे जो है आज का भविष्य हैं, तो उनको क्यों नहीं रखेंगे आप सक्रिय? प्रश्न नंबर 19, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है। प्राथमिक आकलन से आपके सीटेट एग्जाम में प्रश्न आते हो, चाहे प्राइमरी हो जूनियर हो। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा आकलन करने का उद्देश्य है उनकी पठन क्षमता का आकलन करना, उनकी भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना, उनकी लेखन क्षमता का, उनके बोलने की कुशलता का आकलन। तो बताइए क्या करेंगे? भाई पढ़ने का आकलन, बच्चा छोटा हो सकता नहीं पढ़ पाएगा, निगेटिव। उनकी लेखन लिख भी नहीं सकता, उनकी बोलने की कुशलता का आकलन या फिर उनकी भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, क्या करेंगे आप? बी ऑप्शन, डी ऑप्शन। उनकी बोलने की कुशलता का आकलन करेंगे आप, या फिर बी ऑप्शन उनकी भाषा, तो उनकी भाषा प्रयोग कि वो भाषा को किस तरह से प्रयोग करता है उनका आकलन करेंगे आप। इसको डी में थोड़ा सा कम पॉजिटिव है, इसलिए बी ऑप्शन लॉक कर देंगे। प्रश्न नंबर 20, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पूछा जाए तो जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव हो, और जब कम पूछा जाए जो कम पॉजिटिव हो। अनुमान लगाना, संदर्भ अनुसार अर्थ, अगर आप अर्थ निकालते हैं तो पॉजिटिव है। अक्षरों की पहचान करते हैं, ये भी भाई पॉजिटिव है। पढ़ने का उद्देश्य ये भी पॉजिटिव है, लेकिन अनुमान लगाना वो भी प्राथमिक कक्षाओं में एक कम पॉजिटिव है, इसलिए ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। तो साथियों, ये थे आज के 20 प्रश्न। आपको क्लास कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। अगर आप जो है इन प्रश्नों में अगर 15 प्रश्न भी आपका सही है तो इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी हो रही है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागी एक्सपर्ट क्लास। आप लोग क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे डेली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे।